नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर कृति साहित्य कृति के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। पिछली वीडियो में हमने रीतिकाल के अंतर्गत भाग 3 को पढ़ा था। आज की इस वीडियो में हम भाग 4 के अंतर्गत जो अन्य विषय वस्तुएं हैं रीतिकाल के, उन समस्त विषय वस्तुओं को आज पूरा पढ़ लेंगे। यदि पिछला वीडियो आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में मैंने सबका लिंक दे रखा है। आदिकाल, भक्तिकाल सबसे संबंधित प्लेलिस्ट में आपको वीडियोस मिल जाएंगी। परीक्षा की दृष्टि से सभी बहुत उपयोगी है, तो उन सबको ज़रूर पढ़िएगा, क्योंकि पता नहीं किस परीक्षा में वहाँ से आपसे प्रश्न पूछ लिए जाए, तो देखना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। तो आज की इस वीडियो में हम पुनीत कुमार राय जी की वस्तुनिष्ठ हिंदी पुस्तक से भाग 4 के अंतर्गत रीतिकाल को पढ़ रहे हैं। तो पहला प्रश्न हम देखेंगे कि रीति मुक्त कवि घनानंद के गुरु कौन थे। तो घनानंद के गुरु थे वृंदावन देव। यहाँ एक प्रश्न और बनता है, घनानंद क्या थे? तो रीति मुक्त कवि थे। कैसे कवि थे? रीति मुक्त कवि थे घनानंद। और घनानंद के गुरु का क्या नाम था? वृंदावन देव। युगलोपासना या सखी संप्रदाय का मुख्य केंद्र क्या था? तो युगलोपासना या सखी संप्रदाय का मुख्य केंद्र था वृंदावन। कहाँ था? वृंदावन था युगलोपासना या सखी संप्रदाय का प्रमुख केंद्र। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं उन सभी विद्यार्थियों से कहना चाहती हूँ कि वीडियो को ज़रूर से सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इसी प्रकार की वीडियोस में आपको बार बार पढ़ाती हूँ, बताती हूँ, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो चैनल के साथ बने रहने के लिए सब्सक्राइब इसे ज़रूर से कर ले, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि इस प्रकार की वीडियोज़ आपको बराबर मिलती रहे। तो चलिए हम आगे देखेंगे रीतिकाल के प्रमुख कृष्ण भक्त कवियों को। रीतिकाल के प्रमुख कृष्ण भक्त कवियों की बात करें तो इनमें है गुमान मिश्र, ब्रजवासी दास, मंचित, रूप रसिक देव, नागरी दास, अलबेली अली, चाचा हित वृंदावन दास, भगवत रसिक वृंदावन देव, पीताम्बर दास, सुंदरी कुंवरी बाई, प्रेम सखी, सहचरिन दास, मंजरी दास, कृष्णदास, रत्न कुंवरी, भोला भंडारी, दामोदर चौधरी उर्दाम, ये सभी नाम कृष्ण भक्त कवियों में आते हैं जो कि रीतिकाल के अंतर्गत है। ठीक है, इन सभी नामों को ध्यान रखिएगा, क्योंकि कभी कभी परीक्षा में पूछा जाता है कि इनमें से कौन कृष्ण भक्त कवि रीतिकाल के अंतर्गत आते हैं। तो एक बार फिर से हम देख लेंगे। गुमान मिश्र, ब्रजवासी दास, मंचित, रूप रसिक देव, नागरी दास, अलबेली अली, चाचा हित वृंदावन दास, भगवत रसिक वृंदावन देव, पीताम्बर दास, सुंदरी कुंवरी बाई, प्रेम सखी, सहचरिन दास, मंजरी दास, कृष्णदास, रत्न कुंवरी, भोला भंडारी, दामोदर चौधरी उर्दाम। आगे देखेंगे रीतिकाल में नीति काव्य। अब देखिए, रीतिकाल में कुछ नीति काव्यों की भी रचना हुई थी, जिनमें कवि आते हैं राम सहाय दास राम, जिन्होंने राम सतसई और ककहरा लिखा है। ककहरा तो कई बार परीक्षा में पूछा गया है किसकी रचना है, तो राम सहाय दास राम की रचना है। इन्होंने 2 रचनाएं लिखी, राम सतसई और ककहरा। वहीं दीनदयाल गिरी की रचना है अन्योक्ति कल्पद्रुम तथा दृष्टांत तरंगिणी। ठीक है, दीनदयाल गिरी की रचना है कौन कौन सी? अन्योक्ति कल्पद्रुम और दृष्टांत तरंगिणी। वहीं वृंद की रचना है वृंद सतसई। तो ये नीति काव्य है सभी, ठीक है, और ये नीति कवि है। राम सहाय दास राम, दीनदयाल गिरी और वृंद, ये तीनों क्या है? नीति कवि है और इनके नीति काव्य हैं ये सभी। आगे देखेंगे रीतिकाल में नीति विषयक काव्यों के रचयिता कौन कौन है। तो वृंद, गिरधर कविराय, बैताल, सम्मन, राम सहाय दास और दीनदयाल गिरी, ये सभी जो रचनाकार हैं ये सभी नीति विषयक रचनाकार हैं, जिन्होंने नीति काव्यों की रचना की रीतिकाल में। वृंद, गिरधर कविराय, बैताल, सम्मन, राम सहाय दास और दीनदयाल गिरी। आगे देखेंगे फीको पै नीके लगे कहिए समय बिचारी, सबको मन हर्षित करे ज्यों विवाह में गारी। ये पंक्तियाँ किसकी है? वृंद की है, जो कहते हैं कि सबके मन को हर्षित करे जो विवाह में गारी, वृंद की पंक्तियाँ हैं। वही बामन सो मरी जाए हाथ ले मदिरा प्यावे, पूत वही मरी जाए जो कुल में दाग लगावे। ये किसकी रचना है? बैताल की रचना है, जो कहते हैं बामन सो मरी जाए हाथ ले मदिरा प्यावे, पूत वही मरी जाए जो कुल में दाग लगावे। आगे देखिए, वृंद की कुछ प्रसिद्ध सूक्तियां हैं जिसको हम देखेंगे, जैसे रस अनरस समझे ना कछु, पढ़े प्रेम की गात, विछु मंत्र ना जानई, सांप पिटारे हाथ। वृंद की पंक्तियां हैं। अगला, कैसे निभे निबल जन, करी सबलन सो गैर, जैसे बसी सागर विषय करत मगर सो बैर। तो जैसे बसी सागर विषय करत मगर सो बैर। वृंद की पंक्तियाँ ये भी वही। तीसरी जो पंक्ति है कि अपनी पहुँच बिचारी के करतब करिए दौर,
तेते पाँव पसार ये जेती लंबी सौर। तो ये पंक्तियां तो बड़ी प्रसिद्ध है कि तेते पाँव पसारिए जेती लंबी सौर, और किसकी पंक्तियां हैं? वृंद की पंक्तियां हैं। अगला है अति हठ मत कर हट बढ़े बात ना करी है कोय, ज्यों ज्यों हो जाए कामरो त्यों त्यों भारी होए। वही बिन स्वार्थ कैसे सहे कोऊ करुए बैन, लात खाए पुछ कार्य होई दुधारू धैन। तो ये सभी क्या है? वृंद की पंक्तियां थी। आगे देखेंगे आचार्य शुक्ल के अनुसार हिंदी का पहला नाटक कौन सा है? तो रीवा नरेश विश्वनाथ सिंह कृत आनंद रघुनंदन नाटक जो है किसके द्वारा लिखा हुआ? रीवा नरेश विश्वनाथ सिंह के द्वारा लिखा हुआ आनंद रघुनंदन नाटक, यही पहला नाटक माना है शुक्ल जी ने हिंदी में। ठीक है। वही मैं हो सो खुदाई पढ़ो कलमा यह साई, खुद को देख नपैद किसी को करो ना सिजदा। यह पंक्ति किसकी है? तो गिरधर कविराय की पंक्तियां हैं कि मैं हो सोई खुदाई पढ़ो कलमा यह साई, वही खुद को देख नपैद किसी को करो ना सिजदा। वही साई घोड़े आछ तही गदहन आयो राज, धन्य मुल्क या देश जहाँ के राजा कौआ। ऐसा किसकी पंक्तियां हैं? तो ये गिरधर कविराय की पंक्तियां हैं जो कहते हैं कि साई घोड़े आछते ही गदहन आयो राज। वही लाठी में गुड़ बहुत है सदा रखिए संग, गहिरा नदी नारा जहाँ तहाँ बचावे अंग। ये भी पंक्तियां गिरधर कविराय जी की है जो कहते हैं लाठी में गुड़ बहुत है सदा रखिए संग, गहिरा नदी नारा जहाँ तहाँ बचावे अंग। वहीं साई बेटा बाप के बिगड़े भयो अकाज, हिरनाकुश अरु कंस को गयो दुहुन को राज। ये पंक्तियां किसकी है? तो गिरधर कविराय जी की ये भी पंक्तियां हैं जो कहते हैं साई बेटा बाप के बिगड़े भयो अकाज, हिरनाकुश अरु कंस को गयो दुहुन को राज। वही रहिए लटपट काटी दिन बरु घाम ही में सोए, छाह न बाकी बैठिए जो तरु पतरो होए। ये भी गिरधर कविराय की रचना है जो कहते हैं कि क्या? रहिए लटपट काटी दिन बरु घाम ही में सोए, छाह न बाकी बैठिए जो तरु पात्रो होए। वही ठाकुर नाम से रीतिकाल में कितने कवि हुए? तो ठाकुर नाम से रीतिकाल में 3 कवि हुए। पहले असनी वाले प्राचीन ठाकुर, असनी वाले दूसरे ठाकुर, वही तीसरे ठाकुर बुंदेलखंडी जो कि रीति मुक्त कवि हैं। तो 3 ठाकुर हुए थे रीतिकाल में। आगे रीतिकाल के किस नीति काव्यकार ने जायसी के अखरावट के ढंग पर ककहरा की रचना की थी? तो राम सहाय दास ने ककहरा की रचना की थी जो जायसी के नीति काव्य के आधार पर है। जायसी की जो अखरावट की रचना है जो कि एक नीति काव्य है, उसी के ढंग पर ककहरा की रचना राम सहाय दास ने की थी। वहीं केतो सोम कला करो करो सुधा को दान, नहीं चंद्रमणि जो द्रवे या तेलिया पखान। यह दीनदयाल गिरी की रचना है जो कहते हैं पंक्तियों में कि केतो सोम कला करो करो सुधा को दान, नहीं चंद्रमणि जो द्रवे यह तेलिया पखान। आगे हम रीतिकाल में रचित प्रबंधात्मक वीर काव्यों को देखेंगे। जो बहुत सारे प्रबंधात्मक वीर काव्य लिखे गए थे रीतिकाल में, उनमें है लाल कवि या गोरेलाल पुरोहित का छत्र प्रकाश। ठीक है, यहाँ कभी कभी लालदास भी आता है, तो छत्र प्रकाश लालदास या लाल कवि का, गोरेलाल के नाम से भी जाने जाते हैं। वहीं पद्माकर का हिम्मत बहादुर विरदावली और प्रताप प्रशस्ति, ये 2 रचनाएं हैं पद्माकर की जो कि प्रबंधात्मक वीर काव्य है। हिम्मत बहादुर विरदावली और प्रताप प्रशस्ति, हिम्मत प्रताप ये सबसे वैसे भी आपको पता चल जाएगा कि ये क्या है, वीर काव्य है, तो प्रबंधात्मक वीर काव्य है सभी। वहीं सूदन का सुजान चरित, सुजान चरित किसकी रचना है? सूदन की। खुमान का नृसिंह चरित्र और लक्ष्मण शतक, ये 2 रचनाएं हैं। नृसिंह चरित्र और लक्ष्मण शतक किसकी? खुमान की। वही जोधराज का हम्मीर रासो, ठीक है, किसका? हम्मीर रासो, जोधराज एक कवि हुए थे रीतिकाल में, उनका है। वही रीतिकाल में रचित कुछ मुक्तक वीर काव्यों को भी हम देखेंगे, जैसे भूषण का शिवा बावनी और छत्रसाल दशक। ठीक है, शिवा बावनी छत्रसाल दशक बड़ी प्रसिद्ध रचना है भूषण की जो कि मुक्तक वीर काव्य है। अगला है पक्षी पर छीने ऐसे परे पर छीने बीर, तेरी बरछी ना बरछीने हैं खलल के। यह भूषण की पंक्तियां हैं। किसकी है? भूषण की है। परछी पर छीने, ये सारे शब्द प्रयोग करते हैं भूषण। वही सूदन कृत सुजान चरित, सुजान चरित किसकी रचना है? सूदन की, बड़ी महत्वपूर्ण है। तो सुजान चरित में किसकी प्रशस्ति है? तो सुजान चरित में भरतपुर नरेश सुजान सिंह या सूरजमल की प्रशस्ति गायन है या प्रशस्ति वर्णन है। किसमें? सुजान चरित में सुजान सिंह का वर्णन किया गया है। सुजान सिंह या सूरजमल की सूदन के द्वारा लिखी गई ये रचना है सुजान चरित। आगे है रीतिकाल के प्रसिद्ध भड़ोवाकार
है कौन? बेनी बंदीजन। बेनी बंदीजन रीतिकाल के प्रसिद्ध भड़वाकार के रूप में जाने जाते हैं। वही कुछ अन्य कवि एवं उनके ग्रंथों को देखेंगे, जैसे सबल सिंह चौहान का रूप विलास, ऋतु संहार का भाषानुवाद, दोहा चौपाइयों में महाभारत का अनुवाद। ठीक है, ये दोनों रचनाएं बड़ी महत्वपूर्ण है। सबल सिंह चौहान जी की है रूप विलास, ऋतु संहार का भाषानुवाद, वही दोहा चौपाइयों में रची हुई महाभारत का अनुवाद। वही गुरु गोविंद सिंह जो है उनकी चंडी चरित्र कभी कभी रचना देखने को मिलती है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, चंडी चरित्र गुरु गोविंद सिंह की रचना है। आगे हम देखेंगे रीतिकाल के किन कवियों ने महाभारत का अनुवाद किया। तो सबल सिंह चौहान तथा गोकुलनाथ, गोपीनाथ और मणिदेव, इन तीनों ने सम्मिलित रूप से महाभारत का दूसरा बृहत्काय अनुवाद किया। तो सबल सिंह चौहान तथा कौन? गोकुलनाथ, गोपीनाथ और मणिदेव, इन तीनों ने सम्मिलित रूप से महाभारत का दूसरा बृहत्काय का अनुवाद किया था। तो कुछ नाम सामने आते हैं जो कि महाभारत के अनुवाद के लिए रीतिकाल में प्रसिद्ध है। सबल सिंह चौहान, गोकुलनाथ, गोपीनाथ और मणिदेव। वही 84 वैष्णवन की वार्ता में किनका जीवन वृत्त है? तो वल्लभाचार्य जी के शिष्यों का जीवन वृत्त है। 84 वैष्णवन की वार्ता में किसके शिष्य? वल्लभाचार्य जी के शिष्यों का। वही 252 वैष्णवन की वार्ता में किसका जीवन वृत्त है? तो विट्ठलनाथ जी के शिष्यों का जीवन वृत्त है 252 वैष्णव की वार्ता में। तो एक में है वल्लभाचार्य जी के शिष्यों का जीवन वृत्त, वही दूसरे में विट्ठलनाथ जी के शिष्यों का जीवन वृत्त है। 84 वैष्णवन की बात करें तो वल्लभाचार्य जी के, वही 252 की बात करें तो विट्ठलनाथ जी के। आगे है ब्रजभाषा गद्य में रचित अष्टांग योग 1693 ईस्वी के रचयिता कौन है? तो अक्षर अनन्य है अष्टांग योग ग्रंथ के रचयिता, जो कि ब्रजभाषा गद्य में है। ठीक है, अक्षर अनन्य का अष्टांग योग। भाई देखिए, रीतिकाल में बिहारी सतसई पर कुछ टीकाएं लिखी गई थी। कुल देखिए 13 टीकाएं लिखी गई थी रीतिकाल में बिहारी सतसई के ऊपर। सबसे प्रसिद्ध इन टीकाओं में देखा जाए तो मानसिंह कृत जो टीका थी वो बड़ा प्रसिद्ध है। मानसिंह का टीका जो कि बिहारी सतसई पर लिखा गया था 17वीं शती में। ठीक है, गद्य टीका के नाम से है, मानसिंह कृत गद्य टीका, जो कि बिहारी सतसई पर है। बाकी की टीकाओं को चाहे तो आप वीडियो को रोक के एक बार पढ़ सकते हैं। हम आगे चलेंगे। आगे देखेंगे खड़ी बोली गद्य में रचित भाषा योग वशिष्ठ के रचयिता कौन है? तो राम प्रसाद निरंजनी जी हैं भाषा योग वशिष्ठ के रचयिता, और यह खड़ी बोली गद्य की पुस्तक है भाषा योग वशिष्ठ राम प्रसाद निरंजनी जी की। वही केशवदास कृत रसिक प्रिया पर रसग्राहक चंद्रिका टीका, किस पर? रसिक प्रिया पर रसग्राहक चंद्रिका टीका, और कवि प्रिया पर जोरावर प्रकाश टीका ब्रज भाषा में किसने लिखी है? तो सुरती मिश्र ने इन दोनों टीकाओं को लिखा है, जो कि केशवदास की रचना है। क्या? कवि प्रिया पर लिखा है जोरावर प्रकाश टीका, और रसिक प्रिया पर लिखा है रसग्राहक चंद्रिका टीका। किसने? सुरती मिश्र ने। और दोनों की भाषा क्या है? तो ब्रज भाषा है। वही केशवदास कृत कवि प्रिया पर कवि प्रिया भरण तिलक तथा रसिक प्रिया पर तिलक शीर्षक टीका किसने लिखी है? तो हरिचरण दास ने सभी टीकाओं को लिखा है। कौन कौन से? कवि प्रिया पर कवि भरण तिलक और रसिक प्रिया पर तिलक शीर्षक से टीका लिखी है हरिचरण दास ने। वही राम स्नेही पंथ के संस्थापक कौन है? तो स्वामी रामचरण है। राम स्नेही पंथ के संस्थापक है रामचरण। रीतिकाल में खड़ी बोली गद्य के विशिष्ट गद्यकारों को हम देखेंगे। जो विशिष्ट है केवल हम उनको देखेंगे, जैसे टोडरमल, दयाल अनेमी, राम प्रसाद निरंजनी, मुंशी सदासुख राय निसार, ये सभी जो है वो विशिष्ट गद्यकार है खड़ी बोली के रीतिकाल में। कौन कौन से? टोडरमल जैन, दयाल अनेमी, राम प्रसाद निरंजनी, मुंशी सदासुख राय निसार। अगला है सुरासुर निर्णय, जो कि निबंधात्मक रचना है। सज्जन दुर्जन का विवेचन है। इसमें यह भी पूछा जाता है कि सुरासुर निर्णय जो रचना है वो कैसी रचना है? तो निबंधात्मक रचना है सुरासुर निर्णय। वर्ण विषय की बात करें तो सुरासुर निर्णय में सज्जन दुर्जन का विवेचन किया गया है। ठीक, तो एक है सुरासुर निर्णय और दूसरा है वार्तिक। बाबा दयालु दास के ध्रुव पदों का भाष्य है वार्तिक में। ठीक है, किसका? बाबा दयालु दास के ध्रुव पदों का भाष्य है वार्तिक में। तो इन दोनों जो रचनाएं हैं सुरासुर निर्णय और वार्तिक, इनके रचयिता कौन है? तो मुंशी सदासुख राय इनके रचयिता हैं सुरासुर निर्णय के और वार्तिक के। जहां सुरासुर निर्णय में सज्जन दुर्जन का विवेचन किया गया है, वही वार्तिक में दयालु दास के ध्रुव पदों का भाष्य लिखा गया है मुंशी सदासुख राय के द्वारा। वही 19वीं सदी के प्रारंभ में फोर्ट विलियम कॉलेज से संबद्ध व्यक्तियों द्वारा खड़ी बोली गद्य कुछ रचनाएं हैं। कब? 19वीं सदी के प्रारंभ में फोर्ट विलियम कॉलेज के
संबंध में। ठीक है, खड़ी बोली गद्य की कौन कौन सी रचनाएं लिखी गई हैं? तो सदल मिश्र के द्वारा लिखा गया है नासिकेतोपाख्यान, रामचरित जो कि आध्यात्म रामायण का रूपांतरण है रामचरित, ये दोनों रचनाएं सदल मिश्र की है। कौन कौन से? नासिकेतोपाख्यान और रामचरित। वहीं लल्लू लाल की प्रेम सागर, लाल चंद्रिका टीका, सिंहासन बत्तीसी, बैताल पच्चीसी, भाषा कवायद, ये सभी रचनाएं खड़ी बोली गद्य की रचनाएं हैं। लल्लू लाल की कौन कौन सी? प्रेम सागर, लाल चंद्रिका टीका, सिंहासन बत्तीसी, बैताल पच्चीसी और भाषा कवायद। वही भक्तमाल टीका श्री तारिणी चरण मित्र के द्वारा हिंदी एंड हिंदुस्तानी सिलेक्शंस में प्रकाशित की गई थी, श्री तारिणी चरण मित्र द्वारा भक्तमाल टीका। तो इसमें विशेषतः सदल मिश्र और लल्लू लाल का नाम सामने आता है जो कि फोर्ट विलियम से संबंधित थे और खड़ी बोली गद्य में रचनाएं की थी इन्होंने। आगे देखेंगे, खड़ी बोली में तुकमय गद्य में रचित रानी केतकी की कहानी 1805 ईस्वी के लगभग के रचयिता कौन है? बहुत बार देखिए ये जो मैं बता रही हूँ प्रश्न, बहुत सारे प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं और आगे की परीक्षाओं में भी पूछे जाएंगे, ये निश्चित है। तो आप बहुत अच्छे से उनको देखिएगा कि खड़ी बोली में तुकमय गद्य में रचित, किस गद्य में? तुकमय गद्य में रचित रानी केतकी की कहानी, इसका ईस्वी सन भी पूछा जाता है तो 1805 ईस्वी की रचना है। इसके रचयिता है इंशा अल्लाह खां। रानी केतकी की कहानी के खड़ी बोली में रचना लिखी गई है तुकमय गद्य में, 1805 ईस्वी इसका समय है। वहीं आनंद रघुनंदन नाटक, स्त्री शिक्षा विधायक तथा श्री कृष्ण चरितोपाख्यान नाटक नामक खड़ी बोली गद्य रचनाओं के रचयिता कौन है? तो महाराज विश्वनाथ सिंह जी इन सभी रचनाओं के क्या है? रचयिता है। कौन कौन सी रचनाएं हैं? आनंद रघुनंदन नाटक, स्त्री शिक्षा विधायक, श्री कृष्ण चरितोपाख्यान नाटक, ये सभी खड़ी बोली गद्य की रचनाएं हैं और महाराज विश्वनाथ सिंह के द्वारा लिखी गई हैं। वही पुरुष परीक्षा संग्रह, संस्कृत से अनुदित यह रचना है। पुरुष परीक्षा संग्रह नामक खड़ी बोली गद्य रचना के रचयिता कौन है? तो तारिणी चरण मित्र इस ग्रंथ के रचयिता हैं, पुरुष परीक्षा संग्रह के, जो कि संस्कृत से अनुदित थी खड़ी बोली गद्य में। आगे हम देखेंगे रीतिकाल में दक्षिणी गद्य की कुछ रचनाएं हैं जो कि नीचे दी गई है, चाहे तो वीडियो को रोक के आप इसको एक बार पढ़ सकते हैं। हम आगे देखेंगे, रीतिकाल में प्रचलित राजस्थानी गद्य की एक प्रमुख विधा, किस गद्य की? राजस्थानी गद्य की एक प्रमुख विधा बाला व बोध क्या है? तो कथामय व्याख्या ग्रंथ है बाला व बोध, जो कि राजस्थानी गद्य में लिखी गई है। ठीक है, राजस्थानी गद्य की एक प्रमुख विधा है। देखिए बाला व बोध, कभी कभी ये भी प्रश्न देखा जाता है कि बाला व बोध किस भाषा की या किस गद्य की एक प्रमुख विधा है? तो राजस्थानी गद्य की एक प्रमुख विधा है बाला व बोध, और ये है क्या? तो कथा में व्याख्या ग्रंथ है। ठीक है, आगे देखेंगे नैणसी रीख्यात के रचयिता कौन है? तो मोहणोत नैणसी है। नैणसी रीख्यात के रचयिता कौन? मोहणोत नैणसी। आगे रीतिकाल में अवध गद्य की कुछ रचनाओं को देखेंगे। किस गद्य की? अवध गद्य की। जैसे भानु मिश्र का रस विनोद, रामचरण दास का मानस टीका, प्रिया दास का व्यवहार पाद और महाराज विश्वनाथ सिंह का कबीर बीजक टीका तथा परम धर्म निर्णय, ये सभी जो मैं बता रही हूँ ये बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, कौन कौन से? भानु मिश्र जी की रस विनोद, रामचरण दास जी की मानस टीका, प्रिया दास जी की व्यवहार पाद, वही महाराज विश्वनाथ सिंह की कबीर बीजक टीका तथा परम धर्म निर्णय। आगे देखेंगे रीति आचार्यों द्वारा रीति निरूपण में प्रमुख दोष क्या है? तो सिद्धांत प्रतिपादन में मौलिकता का अभाव है, ये सबसे बड़ा दोष है रीति निरूपण में। ठीक है, रीति आचार्यों के द्वारा क्या दोष है? तो सिद्धांत प्रतिपादन में मौलिकता का अभाव है यहाँ। वही हिंदी के रीति आचार्यों का प्रमुख योगदान क्या रहा? तो भारतीय काव्यशास्त्र की परंपरा को हिंदी में सरस रूप में प्रस्तुत करना। तो सरस रूप में प्रस्तुत करना, पहला तो ये रहा योगदान रीति आचार्यों का। वही दूसरा क्या है? रस को ध्वनि के प्रभुत्व से मुक्त करके रसवाद की पूर्ण प्रतिष्ठा करना। तो रीति आचार्यों ने रस को क्या किया? ध्वनि की प्रभुत्व से मुक्त कर दिया और रसवाद की पूर्ण प्रतिष्ठा की है। तो ये दो महत्वपूर्ण योगदान है हिंदी में रीति आचार्यों के द्वारा। आगे देखेंगे, वास्तव में हिंदी साहित्य के इतिहास में सर्वप्रथम किन कवियों ने काव्य को शुद्ध कला के रूप में ग्रहण किया था? तो रीति कवियों ने हिंदी साहित्य के इतिहास में सबसे पहले क्या किया था? काव्य को शुद्ध कला के रूप में ग्रहण किया था। किन कवियों ने? रीति कवियों ने।
वही हिंदी साहित्य के इतिहास में शुद्ध कविता की खोज का पहला सफल प्रयास क्या था? तो रीति मुक्त काव्य था। शुद्ध कविता की खोज का पहला सफल प्रयास क्या? रीति मुक्त काव्य। वही रीतिकाल के किन कवियों ने राष्ट्रीय अथवा जाति भावना के साथ वीर भावना का संबंध स्थापित कर उसे एक नवीन आयाम दिया? तो भूषण और लाल जो कवि थे, इन लोगों ने क्या किया? इन कवियों ने राष्ट्रीय अथवा जातीय भावना के साथ वीर भावना का संबंध भी स्थापित कर उसे एक नवीन आयाम दिया था। रीतिकाल में किसने? भूषण और लाल ने। वही तुलसी भूषण नामक रीति ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो रसरूप है। तुलसी भूषण नामक रीति ग्रंथ के रचयिता कौन? रसरूप। इन्होंने तुलसी भूषण की रचना की। वही रामचंद्र भूषण और रामचंद्राभरण नामक रीति ग्रंथ के रचयिता गोप कवि है। कौन है? गोप कवि, रामचंद्र भूषण और रामचंद्राभरण नामक रीति ग्रंथ के रचयिता। वही रस रंग और रसिकानंद नामक रीति ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो ग्वाल कवि है। रस रंग और रसिकानंद नामक रीति ग्रंथ के रचयिता कौन? ग्वाल कवि। वही श्री राधा सुधा शतक के रचयिता कौन है? तो हठी जी हैं। श्री राधा सुधा शतक के रचयिता कौन है? हठी जी। जंगनामा नामक वीर काव्य के रचयिता कौन है? तो श्रीधर है। जंगनामा नामक वीर काव्य के रचयिता, तो श्रीधर ने कौन सी वीर काव्य की रचना की? जंगनामा। वही हमीर हट और विजय विनोद नामक वीर काव्य के रचयिता कौन है? तो ग्वाल कवि है। हमीर हट और विजय विनोद नामक वीर काव्य के रचयिता कौन? ग्वाल कवि। वही रीतिकालीन कवि चंद्रशेखर वाजपेयी जी द्वारा रचित वीर काव्य कौन सा है? तो हमीर हट है। रीतिकालीन कवि चंद्रशेखर वाजपेयी के द्वारा रचित है हमीर हट वीर काव्य। अगला है रीतिकाल में सर्वाधिक प्रचलित काव्य रूप क्या था? तो मुक्तक काव्य सर्वाधिक प्रचलित काव्य रूप था रीतिकाल में। कौन सा? मुक्तक काव्य। वही रीतिकाल का सर्वाधिक प्रचलित छंद कौन सा था? तो कवित्व और सवैया जो छंद था, कवित्व और सवैया, ये दोनों सर्वाधिक प्रचलित छंद था रीतिकाल का। वे रीतिकाल को कलाकाल किसने कहा? तो डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल ने रीतिकाल को कलाकाल की संज्ञा दी थी। किसने? डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल ने। वे रीतिकाल को काव्य की दृष्टि से कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो 3 भागों में विभाजित किया गया है रीतिकाल को काव्य की दृष्टि से। कौन कौन से? तो रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त। ठीक है, कौन कौन से? रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त, इन 3 भागों में विभाजित किया गया है रीतिकाल को काव्य की दृष्टि से। अगला है यदि प्रबंध काव्य एक वनस्थली है तो मुक्तक काव्य एक गुलदस्ता। ये कथन किसका है? तो बड़ा प्रसिद्ध कथन है शुक्ल जी का, जो कहते हैं कि यदि प्रबंध काव्य एक वनस्थली है तो मुक्तक काव्य एक गुलदस्ता है। वही कठिन काव्य का प्रेत कौन कहलाते हैं? तो केशव दास को कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। क से केशव, क से कठिन काव्य का प्रेत, ऐसे करके आप ट्रिक करके इसको याद कीजिएगा। केशव दास को ही कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। वही रीतिकाल का प्रधान रस क्या है? तो आप जानते हैं श्रृंगार रीतिकाल का प्रधान रस है। कौन सा? श्रृंगार रस। वही रीतिकाव्य की प्रमुख प्रकृति क्या है? तो रीति निरूपण और श्रृंगार वर्णन। ठीक है, रीति निरूपण और श्रृंगार वर्णन, ये 2 जो प्रकृति है वो प्रमुख प्रकृति है रीतिकाव्य की। वही हिंदी का पहला रीति ग्रंथ कौन सा है? तो कृपाराम कृत हित तरंगिनी 1541 ईस्वी की हिंदी का पहला रीति ग्रंथ माना जाता है। कौन सा? कृपाराम कृत हित तरंगिनी। वह रीतिकाल के संदर्भ में रीति शब्द से क्या अभिप्राय है? तो काव्यांग निरूपण, इसका अर्थ है रीति का क्या? काव्यांग निरूपण। वह रीतिकाल की 3 प्रसिद्ध सतसैया क्या है? तो रीतिकाल की जो प्रसिद्ध 3 सतसैया है वो है बिहारी सतसई, मतीराम सतसई और वृंद सतसई। तो ये 3 सतसई बहुत महत्वपूर्ण है। अगला है छंदों का वैविध्य या छंदों की भरमार केशव दास की किस कृति में मिलती है? तो रामचंद्रिका में मिलती है। छंदों का वैविध्य या छंदों का भरमार मिलता है किसमें? रामचंद्रिका में। केशव दास की रचना है रामचंद्रिका। वही रीतिकाल का वह कवि कौन सा है जिसने मात्र 1 ग्रंथ रचना किया और हिंदी साहित्य में अमर हो गया? तो बिहारी वो है रचनाकार, वो कवि रीतिकाल के जिन्होंने केवल बिहारी सतसई की रचना की। एकमात्र ग्रंथ था इनका बिहारी सतसई और इसी के माध्यम से वो हिंदी साहित्य में बिहारी क्या हो गए? अमर हो गए। वही केशव को कठिन काव्य का प्रेत तो कहा जाता है, पर कहा किसने? तो आचार्य शुक्ल जी ने इनको कठिन काव्य का प्रेत कहा था। किसने? शुक्ल जी ने। वही बिहारी सतसई की प्रसिद्धि का प्रमुख कारण क्या है? तो कल्पना की समाहार शक्ति जो है बिहारी सतसई में, यही इसकी प्रसिद्धि का मुख्य कारण है। क्या? कल्पना की समाहार शक्ति।
वही बिहारी किसके दरबारी कवि थे? तो मिर्जा राजा जयसिंह या जयपुर नरेश के दरबारी कवि थे बिहारी। किसके थे? राजा जयसिंह के, जयपुर नरेश थे ये जयसिंह, और बिहारी इन्हीं के दरबारी कवि थे। वही बिहारी सतसई की रचना बिहारी ने किसके निर्देश पर किया था? तो मिर्जा राजा जयसिंह या जयपुर नरेश जिनके दरबार में रहते थे, तो इन्हीं के निर्देश पर, यानी कि मिर्जा राजा जयसिंह के निर्देश पर बिहारी ने बिहारी सतसई की रचना की। बिहारी सतसई है क्या है? मुक्तक काव्य। बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा कि बिहारी सतसई क्या है, तो यह एक मुक्तक काव्य है। वही श्रीधर कृत जंगनामा, श्रीधर की रचना है जंगनामा। तो जंगनामा में किसके युद्ध का वर्णन है? तो फर्रुखसियर और जहांदर शाह के युद्ध का वर्णन किया गया है। तो फर्रुखसियर और जहांदर शाह के युद्ध का वर्णन है जंगनामा में, और जंगनामा किसकी रचना है? तो श्रीधर की रचना है। अगला है रीतिकाल के काव्य के सर्वांग निरूपक प्रमुख कवि कौन कौन से हैं? तो सर्वांग निरूपक प्रमुख कवि है रीतिकाल के चिंतामणि, कुलपति मिश्र, कुमारमणि, देव, सोमनाथ, भिखारीदास, रसिक गोविंद, प्रताप शाही, अमीर दास और ग्वाल कवि। तो ये जितने कवि हैं रीतिकाल के, ये सर्वांग निरूपक कवि कहलाते हैं। हम फिर से एक बार देख लेंगे। चिंतामणि, कुलपति मिश्र, कुमारमणि, देव, सोमनाथ, भिखारीदास, रसिक गोविंद, प्रताप शाही, अमीर दास और ग्वाल कवि। आगे देखेंगे रीतिकाल के सर्वरस निरूपक प्रमुख रीति कवि कौन कौन है? तो सर्वरस निरूपक कवि के बारे में पूछा जा रहा है। तो तोष, रसलीन, पद्माकर, बेणी प्रवीण, सुखदेव मिश्र, याकूब खां, उजियारे, राम सिंह, चंद्रशेखर वाजपेयी, ये सभी कवि क्या है? सर्वरस निरूपक प्रमुख रीति कवि कहे जाते हैं। कौन कौन से फिर से देखेंगे? तोष, रसलीन, पद्माकर, बेनी प्रवीण, सुखदेव मिश्र, याकूब खां, उजियारे, राम सिंह, चंद्रशेखर वाजपेयी। अगला है श्रृंगार रस निरूपक प्रमुख रीति कवि कौन कौन से हैं? तो श्रृंगार रस निरूपक प्रमुख रीति कवि पूछा जा रहा है। तो मतीराम, कृष्ण भट्ट देव, ऋषि, ये दो जो कवि हैं वो श्रृंगार रस निरूपक प्रमुख रीति कवि माने जाते हैं, मतीराम और कृष्ण भट्ट देव, ऋषि। वही नायक नायिका भेद निरूपक रीति कवि कौन है? तो कालिदास त्रिवेदी को नायक नायिका भेद निरूपक कवि के रूप में जाना जाता है। किसे? कालिदास त्रिवेदी जी को। वही वार वधु विनोद नामक नायिका भेद निरूपक ग्रंथ कौन सा है? तो वार वधु विनोद। इस ग्रंथ के रचयिता कौन थे? तो कालिदास त्रिवेदी है इस ग्रंथ के रचयिता वार वधु विनोद के, जो कि नायिका भेद निरूपक संबंधी ग्रंथ है। वही अलंकार निरूपक रीति कवि कौन कौन से हैं? तो जसवंत सिंह, मतीराम, भूषण, पद्माकर, गोप, रसिक, सुमति, रघुनाथ, दूल्हा, रसरूप, सेवादास और गिरधर दास, ये सभी कवि अलंकार निरूपक रीति कवि हैं। इन सबको देखिए बहुत अच्छे से देखिएगा, क्योंकि परीक्षाओं में पूछा जाता है कि इनमें से कौन रस निरूपक है, कौन अलंकार निरूपक है, कौन नायक नायिका भेद निरूपक कवि है। तो इसलिए इन सबको बहुत अच्छे से पढ़िएगा। तो अलंकार निरूपक कवि कौन कौन से हुए? तो जसवंत सिंह, मतीराम, भूषण, पद्माकर, गोप, रसिक, सुमति, रघुनाथ, दूल्हा, रसरूप, सेवादास और गिरधर दास। वही देखेंगे जसवंत सिंह कृत भाषा भूषण। भाषा भूषण की रचना किसने की थी? जसवंत सिंह ने की थी भाषा भूषण की रचना। तो भाषा भूषण कैसा ग्रंथ है? तो यह एक अलंकार ग्रंथ है। भाषा भूषण, भाषा से अलंकार, ऐसे करके आप याद रखिएगा। तो जसवंत सिंह का भाषा भूषण क्या है? अलंकार ग्रंथ है। वही छंदो निरूपक रीति कवि कौन कौन से है? तो छंदो निरूपक रीति कवि है मुरलीधर भूषण, सुखदेव मिश्र, मतीराम, राम सहाय, माखन और दशरथ। ये सभी जितने कवि हैं वो कौन है? छंद निरूपक रीति कवि है। कौन कौन से? मुरलीधर भूषण, सुखदेव मिश्र, मतीराम, राम सहाय, माखन और दशरथ। आगे देखेंगे अलंकार निरूपक कवि और उनके अलंकार ग्रंथों को। ठीक है, ये अलंकार निरूपक कवि है और ये उनके ग्रंथ हैं। इन सभी ग्रंथों को बहुत अच्छे से हम पढ़ेंगे, क्योंकि बहुत सभी महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं। जसवंत सिंह का भाषा भूषण, मतीराम का ललित ललाम और अलंकार पंचाशिका, ये सभी देखिए परीक्षाओं में बहुत बार पूछी गई है, तो ध्यान से पढ़िएगा। जसवंत सिंह का भाषा भूषण, मतीराम का ललित ललाम और अलंकार पंचाशिका, भूषण का शिवराज भूषण, पद्माकर का पद्माभरण, गोप का रामालंकार, रामचंद्र भूषण और रामचंद्राभरण। 3 रचनाएं हैं गोप की। ठीक है, कौन कौन सी? रामालंकार, रामचंद्र भूषण और रामचंद्राभरण। रसिक सुमत का
अलंकार चंद्रोदय, रघुनाथ बंदीजन का रसिक मोहन, दूल्हा का कवि कुल कंठाभरण, बहुत बार पूछी गई ये रचना, कवि कुल कंठाभरण दूल्हा की रचना है। रस रूप का तुलसी भूषण, सेवादास का रघुनाथ अलंकार, गिरधर दास का भारती भूषण। तो इस प्रकार ये सभी जो ग्रंथ है अलंकार निरूपक ग्रंथ है। आगे हम देखेंगे छंद निरूपक कवि और उनके छंद निरूपक ग्रंथों को, जिनमें है मुरलीधर भूषण का छंदो हृदय प्रकाश, सुखदेव मिश्र का वृत्त विचार और छंदो विचार बड़ी महत्वपूर्ण रचना है। वृत्त विचार और छंदो विचार सुखदेव मिश्र का। वहीं मतीराम की वृत्त कौमुदी या छंद सार संग्रह कई बार परीक्षाओं में पूछी गई है। वृत्त कौमुदी या छंद सार संग्रह मतीराम की। राम साहित्य की वृत्त तरंगिनी, ठीक है। वही माखन की श्रीनाथ पिंगल अथवा छंद विलास और दशरथ की वृत्त विचार। तो इस प्रकार ये सब छंद निरूपक कवि और उनके ग्रंथ है। अगला है काव्य के सर्वांग निरूपक कवि और उनके ग्रंथ। तो चिंतामणि का कवि कुल कल्पतरु सर्वांग निरूपक ग्रंथ है, ठीक है। कुलपति मिश्र का रस रहस्य, देव का शब्द रसायन और काव्य रसायन, दोनों देव की रचना है, शब्द रसायन या काव्य रसायन। सोमनाथ की रस पीयूष निधि, भिखारी दास की काव्य निर्णय, प्रताप शाही की व्यंग्यार्थ कौमुदी एवं काव्य विलास, वही ग्वाल कवि का साहित्यानंद। ये सभी रचनाएं कई बार पूछी गई है, तो मैं बार बार कह रही हूँ, बहुत अच्छे से इनको देखिएगा, ठीक है। कवि कुल कंठाभरण चिंतामणि की है, कुलपति मिश्र का रस रहस्य, देव का शब्द रसायन काव्य रसायन, वही सोमनाथ की रस पीयूष निधि, भिखारी दास की काव्य निर्णय, प्रताप शाही की व्यंग्यार्थ कौमुदी और काव्य विलास, वही ग्वाल कवि की साहित्यानंद। आगे देखेंगे सर्वरस निरूपक कवि और उनके सर्वरस निरूपक ग्रंथ। तोष की सुधा निधि, रसलीन का रस प्रबोध, पद्माकर का जगत विनोद, बेनी प्रवीण का नव रस तरंग, सुखदेव मिश्र का रसार्णव और रस रत्नाकर, याकूब खां की रस भूषण, उजियारे की जुगल रस प्रकाश और रस चंद्रिका, राम सिंह की रस निवास और चंद्रशेखर वाजपेयी की रसिक विनोद। ये सभी रचनाएं सर्वरस निरूपक ग्रंथ हैं। आगे हम देखेंगे श्रृंगार रस निरूपक कवि और उनके श्रृंगार रस निरूपक ग्रंथों को, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है मतीराम का रसराज। बहुत बारी परीक्षा में पूछी गई है रसराज किसकी रचना है, तो मतीराम की रचना है। वहीं अगला है गिरधर कविराय किस छंद की काव्य रचना के लिए प्रसिद्ध है, तो कुंडलियां के काव्य रचना करने के लिए प्रसिद्ध है गिरधर कविराय। किसके? कुंडलियां छंद की रचना के लिए। वह कौन सा रीति आचार्य है जिसने सर्वप्रथम हिंदी काव्य परंपरा, भाषा, छंद, तुक आदि पर विचार किया है, तो भिखारी दास वो ऐसे रीति आचार्य है भिखारी दास जिन्होंने क्या किया, सबसे पहले हिंदी काव्य परंपरा, भाषा, छंद, तुक आदि पर विचार किया था भिखारी दास ने। वही नीति काव्यकार बैताल ने किस छंद का प्रयोग किया है, तो छप्पे छंद का प्रयोग किया है नीति काव्यकार बैताल ने। किस छंद का? छप्पे छंद का। आगे देखेंगे नीति काव्यकार दीनदयाल गिरि ने किस छंद का प्रयोग किया है, तो कुंडलिया छंद का प्रयोग किया है नीति काव्यकार दीनदयाल गिरि ने। किस छंद का? कुंडलिया छंद का। वही समुझे कविता घन आनंद का हिय आँखिन नेह की पीर तकी, घनानंद के संदर्भ में यह पंक्ति किसकी है, तो ये पंक्ति है ब्रजनाथ की, जिन्होंने घनानंद के संदर्भ में लिखा है कि समुझे कविता घन आनंद का हिय आँखिन नेह की पीर तकी। ब्रजनाथ जी की पंक्तियां हैं घनानंद जी के संदर्भ में। वही रीतिकाल के अंतिम प्रसिद्ध रीति आचार्य कौन माने जाते हैं, तो भिखारी दास माने जाते हैं रीतिकाल के अंतिम प्रसिद्ध रीति आचार्य। कौन? भिखारी दास। वही कोमल शब्द निबंत सुवृत्त अलंकार में मोहन चित्त, काव्य सुपद्धति शोभा गहे इनके बाहुपाश कवि गहे। ये पंक्तियाँ किसकी है, तो ये बड़ी प्रसिद्ध पंक्तियाँ हैं केशवदास जी की, रामचंद्रिका से ली गई है। जो कहते हैं इसमें केशवदास जी की कोमल शब्द निबंत सुवृत्त अलंकार में मोहन चित्त, काव्य सुपद्धति शोभा गहे इनके बाहुपाश कवि गहे। आगे है सगुण अलंकारण सहित दोष रहित जो होई, शब्द अर्थ ताको कवित कहत विबुध सब कोई। ये पंक्तियाँ किसकी है, तो ये पंक्तियाँ चिंतामणि की है और कवि कुल कल्पतरु से ये पंक्तियाँ ली गई है, जिसमें चिंतामणि क्या कहते हैं कि सगुण अलंकार सहित दोष रहित जो होई, शब्द अर्थ ताको कवित कहत विबुध सब कोई। चिंतामणि की पंक्तियाँ हैं, कवि कुल कल्पतरु से ली गई है।
अगला है औरे रस औरे रीति औरे राग औरे रंग औरे तन औरे मन औरे बन वह गए। यह पंक्ति किसकी है? तो यह पद्माकर की है, जो कहते हैं कि औरे रस औरे रीति औरे राग औरे रंग औरे तन औरे मन औरे बन वह गए। पद्माकर की पंक्तियां हैं। ऐसे औरे से आप इसको ट्रिक करके याद भी रख सकते हैं। पद्माकर की प्रसिद्ध पंक्ति है। वही रीतिकाल को कलाकाल किसने कहा है? हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि रीतिकाल को कलाकाल डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल जी ने कहा है। केशवदास की रचनाओं का काल के आधार पर हम देखेंगे कि कौन कौन सी रचनाओं का काल क्या रहा है। तो प्रसिद्ध रचनाएं हैं, बहुत सारी रचनाएं हैं केशवदास जी की और सभी बहुत महत्वपूर्ण भी है, जैसे कवि प्रिया, रसिक प्रिया, रामचंद्रिका। तो इन सब का हम काल के आधार पर देखेंगे कि किसका प्रकाशन कब हुआ था, क्योंकि परीक्षाओं में क्रमवार भी प्रकाशन पूछा जाता है। जैसे रसिक प्रिया 1591 ईस्वी, रामचंद्रिका 1601 ईस्वी, कवि प्रिया 1601 ईस्वी, रतन बावनी 1607 ईस्वी के लगभग ये रचना लिखी गई थी, रतन बावनी। वही वीर सिंह देव चरित 1607 ईस्वी, विज्ञान गीता 1610 ईस्वी, जहांगीर जस चंद्रिका 1612 ईस्वी। इस प्रकार केशवदास की सभी रचनाओं का ये क्रम है: रसिक प्रिया, रामचंद्रिका, कवि प्रिया, रतन बावनी, वीर सिंह देव चरित, विज्ञान गीता, जहांगीर जस चंद्रिका। आगे देखेंगे केशवदास की रचनाओं का काल जो है आचार्य शुक्ल के अनुसार क्या रहा है। तो रसिक प्रिया को शुक्ल जी मानते हैं संवत 1648 ईस्वी की, रामचंद्रिका संवत 1658 ईस्वी की, वहीं कवि प्रिया संवत 1658 ईस्वी की। इस प्रकार अगर बात करें शुक्ल जी के आधार पर केशवदास की रचनाओं का काल, तो सबसे पहले रसिक प्रिया, फिर रामचंद्रिका और तब जाके कवि प्रिया। आचार्य शुक्ल के अनुसार केशवदास कृत ग्रंथों की संख्या कितनी है? तो 7 ग्रंथ माने हैं केशवदास जी के। शुक्ल जी ने कितने ग्रंथ? 7 ग्रंथ माने हैं। वहीं आचार्य शुक्ल के अनुसार केशवदास के पूर्व रीति निरूपण करने वाले कवि जो थे वो कौन कौन से कवि थे? तो कृपाराम, करनेस कवि, मोहनलाल मिश्र, ये सभी जो कवि हैं ये केशवदास के पूर्व के रीति निरूपण करने वाले कवि हैं, ऐसा शुक्ल जी मानते हैं। कौन कौन से कवि हैं? तो कृपाराम, करनेस कवि और मोहनलाल मिश्र। आगे हम देखेंगे पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र द्वारा संपादित कुछ प्रमुख पुस्तकें हैं, जैसे सत्य हरिश्चंद्र नाटक 1926 ईस्वी, सुदामा चरित 1927 ईस्वी, छत्रसाल दशक और शिवा बावनी 1929 ईस्वी, पद्माकर पंचामृत 1935 ईस्वी, भूषण ग्रंथावली 1936 ईस्वी, वीर विरुदावली 1941 ईस्वी। आप ध्यान दीजिएगा, ये सभी वो ग्रंथ हैं जिनका संपादन किसने किया था? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने। तो सत्य हरिश्चंद्र नाटक, सुदामा चरित, छत्रसाल दशक और शिवा बावनी, पद्माकर पंचामृत, भूषण ग्रंथावली, वीर विरुदावली। अगला है घनानंद ग्रंथावली 1952 ईस्वी, भूषण 1953 ईस्वी, रसखानी 1953 ईस्वी, केशव ग्रंथावली, इसका प्रथम खंड, द्वितीय खंड, तृतीय खंड, इन सभी का संपादन किया था। किसने किया था? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने। वहीं भिखारी दास ग्रंथावली, पद्माकर ग्रंथावली, बोधा ग्रंथावली जो कि अप्रकाशित है, आलम ग्रंथावली यह भी रचना अप्रकाशित है, वहीं जसवंत सिंह ग्रंथावली ये भी रचना अप्रकाशित है। तो कुल मिला के इन सभी जो प्रमुख पुस्तकें हैं इनको संपादित करने वाले कौन है? तो पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी। आगे देखेंगे पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के कुछ स्वतंत्र आलोचना ग्रंथ है, स्वतंत्र रूप से जो प्रकाशित हुए थे आलोचना ग्रंथ विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी के, जिनमें है हिंदी में नाट्य साहित्य का विकास, काव्यांग कौमुदी 1934 ईस्वी, बिहारी की वाग विभूति 1934 ईस्वी, वांग्मय विमर्श 1942 ईस्वी, बिहारी 1950 ईस्वी। हिंदी का सामयिक साहित्य, हिंदी साहित्य का अतीत, तुलसी की साधना, ये सभी जो रचनाएं हैं वो स्वतंत्र आलोचनात्मक ग्रंथ हैं विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी के। बड़े महत्वपूर्ण है क्योंकि परीक्षाओं में बहुत बार देखिए काव्यांग कौमुदी, बिहारी की वाग विभूति, वांग्मय विमर्श, बिहारी, हिंदी साहित्य का अतीत, तुलसी की साधना कई बार पूछी गई हैं, तो ध्यान दीजिएगा। आगे देखेंगे बिहारी की प्रसिद्धि का कारण क्या है। तो आपको पता ही है कि बिहारी सत्सई जो रचना है उनकी बड़ी विशेषता है इस ग्रंथ की, इसमें कल्पना की समाहार शक्ति है। तो यही इनकी प्रसिद्धि का प्रमुख कारण भी है कि कल्पना की समाहार शक्ति एवं भाषा की समाज शक्ति बहुत प्रबल है, बिहारी के प्रसिद्धि का कारण भी है यही। वही बिहारी सत्सई पर फिरंगे सत्सई नामक फारसी टीका किसने लिखी थी? तो आनंदी लाल शर्मा जोशी जी ने बिहारी सत्सई पर फिरंगे सत्सई नामक फारसी में टीका लिखी थी। किसने? आनंदी लाल शर्मा जोशी जी ने।
आगे देखेंगे सेनापति के किस ग्रंथ में राम भक्ति से संबंधित छंद मिलते हैं। तो कवित्त रत्नाकर में राम भक्ति से संबंधित छंद मिलते हैं जो कि सेनापति की रचना है। ठीक है, कवित्त रत्नाकर राम भक्ति से संबंधित छंद मिलते हैं इसी में। वही कालक्रम के अनुसार रीति मुक्त कवियों को हम देखेंगे जिसमें सबसे पहले है आलम, फिर घनानंद, बोधा, ठाकुर और द्विजदेव। द्विजदेव को महाराज मानसिंह के नाम से भी जाना जाता है। तो ये रीति मुक्त कवियों का कालक्रम के आधार पर क्रम है आलम, घनानंद, बोधा, ठाकुर और द्विजदेव। वही बात करें कवियों के असली नाम की तो देव का असली नाम क्या था? देवदत्त था देव का असली नाम। वही लाल कवि का असली नाम था गोरेलाल पुरोहित। बोधा का असली नाम था बुद्धिसेन। ये सब पूछा जाता है परीक्षाओं में, ध्यान दीजिएगा। तो रसनिधि का असली नाम क्या था? पृथ्वी सिंह था रसनिधि का असली नाम। वही रसलीन का असली नाम था सैयद गुलाम नबी। क्या था? सैयद गुलाम नबी था रसलीन का असली नाम। आगे देखेंगे बिहारी सतसई के अनुकरण पर रसनिधि ने किस ग्रंथ की रचना की? तो रतन हजारा की रचना की रसनिधि ने बिहारी सतसई के अनुकरण पर। कौन सी रचना? रतन हजारा की रचना की थी रसनिधि ने। निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित होकर घनानंद ने अपने जीवन के अंतिम वर्ष कहाँ बिताए थे? तो वृंदावन में घनानंद ने अपने जीवन के अंतिम वर्ष बिताए थे। कहाँ पर? वृंदावन में, निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित होने के बाद। वही रीतिकाल के किस कवि को साक्षात रस मूर्ति कहा गया है? तो घनानंद को ही साक्षात रस मूर्ति कहा गया है रीतिकाल के कवियों में। वही देव के रीति विवेचन का दोष क्या है? किसके रीति विवेचन का दोष? तो देव के रीति विवेचन का दोष पूछा जा रहा है। या देव एक प्रभावशाली आचार्य नहीं बन सके, इसका क्या कारण है? तो रीति निरूपण में अव्यवस्था, अशास्त्रीयता एवं असामंजस्यता ही इनका प्रमुख दोष बना, जो कि देव को एक प्रभावशाली आचार्य नहीं बना पाया। आगे है मिश्र बंधुओं के आलोचना ग्रंथ हिंदी नवरत्न। हिंदी नवरत्न किसकी आलोचनात्मक रचना है? तो मिश्र बंधुओं की है। तो वही कह रहा है कि हिंदी नवरत्न में विवेचित कवि कौन कौन से हैं? तो सूर, तुलसी, देव बिहारी, केशव भूषण सेनापति, चंद हरिश्चंद्र, मतीराम भिखारीदास पद्माकर और तोष, ये जितने कवि हैं ये सभी शामिल हैं मिश्र बंधुओं के आलोचनात्मक ग्रंथ हिंदी नवरत्न में। कौन कौन से कवि? सूर, तुलसी, देव बिहारी, केशव भूषण सेनापति, चंद हरिश्चंद्र, मतीराम भिखारी, पद्माकर और तोष कवि। अगला हिंदी आलोचना के इतिहास में देव और बिहारी विवाद के जन्मदाता कौन है? तो मिश्र बंधु श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र और गणेश बिहारी मिश्र, ये तीनों मिलकर के मिश्र बंधु हैं। तो इन सभी के क्या थे? विवाद थे। यही सभी क्या थे? विवाद के जन्मदाता थे। देव और बिहारी नामक हिंदी आलोचना में, आलोचना के साहित्य में जो विवाद खड़ा हुआ था उसके जन्मदाता थे मिश्र बंधु, जिनमें श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र और गणेश बिहारी मिश्र शामिल थे। वही बिहारी को श्रेष्ठ कवि सिद्ध करने वाले आलोचक कौन है? तो पद्म सिंह शर्मा, लाला भगवान दिंह, ये दोनों जो आलोचक है ये मानते हैं कि बिहारी क्या है? वो श्रेष्ठ है बिहारी। तो बिहारी को श्रेष्ठ कवि इन्होंने सिद्ध किया है पद्म सिंह शर्मा और लाला भगवान दीन ने। वहीं देव को बिहारी से श्रेष्ठ मानने वाले आलोचक कौन है? अर्थात कौन मानते हैं कि देव बिहारी से अधिक श्रेष्ठ है? तो देव की श्रेष्ठता मानने वाले हैं मिश्र बंधु, पंडित कृष्ण बिहारी मिश्र। ये दो जो आलोचक है मिश्र बंधु और पंडित कृष्ण बिहारी मिश्र, ये दोनों मानते हैं कि देव क्या है? श्रेष्ठ है। वहीं पद्म सिंह शर्मा और लाला भगवान दीन मानते हैं कि बिहारी श्रेष्ठ है। आगे देखेंगे देव और बिहारी नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो देव और बिहारी ग्रंथ के रचयिता हैं कृष्ण बिहारी मिश्र। कौन है? कृष्ण बिहारी मिश्र देव और बिहारी नामक ग्रंथ के रचयिता। वहीं बिहारी और देव नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो लाला भगवान दीन है बिहारी और देव नामक ग्रंथ के रचयिता, लाला भगवान दीन। आगे देखेंगे हिंदी नवरत्न में मिश्र बंधुओं द्वारा माने गए 9 रत्न क्रम के अनुसार कौन कौन से मिश्र बंधुओं ने हिंदी नवरत्न में 9 रत्न माने थे, 9 कवियों को शामिल किया था। और क्रम के अनुसार ये कवि हैं सूर, तुलसी, देव बिहारी, केशव भूषण सेनापति, चंद और हरिश्चंद्र। कौन कौन से हैं? सूर, तुलसी, देव बिहारी,
केशव भूषण सेनापति, चंद और हरिश्चंद्र, ये सब भी नवरत्न में शामिल है मिश्र बंधुओं के। वही पहले सेनापति को नवरत्न में स्थान दिया गया था, बाद में उनकी जगह मतीराम को रख दिया गया था। तो ये भी बात आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले में सेनापति को नवरत्न में स्थान दिया गया था, बाद में सेनापति की जगह पर किनको, मतीराम को स्थान दिया गया। वही बिहारी रत्नाकर नाम से बिहारी सत्से की टीका किसने लिखी है? तो बाबू जगन्नाथ दास रत्नाकर ने बिहारी सत्से की टीका लिखी है, बिहारी रत्नाकर के नाम से जगन्नाथ दास रत्नाकर ने। वही आचार्य शुक्ल के अनुसार बिहारी के दोहों की संख्या कितनी है? तो 700 दोहे माने हैं बिहारी के शुक्ल जी ने। कितने? 700। वही कौन रीति कवि बिहारी का भांजा है? तो कुलपति मिश्र को बिहारी का भांजा माना जाता है कि ये कौन है? कुलपति मिश्र बिहारी के भांजे हैं। वही बिहारी बिहार नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो पंडित अंबिका दत्त व्यास है। बिहारी बिहार नामक ग्रंथ के रचयिता कौन? पंडित अंबिका दत्त व्यास। श्री राधा सुधा शतक के रचयिता कौन है? तो हठी जी रचयिता है श्री राधा सुधा शतक के। कौन? हठी जी। अगला है रीतिकाल के प्रमुख सतसैयाकार कौन कौन से? तो रीतिकाल के प्रमुख सतसैयाकार हैं बिहारी, मतीराम, भूपति राजा गुरुदत्त सिंह के नाम से भी जाने जाते हैं, चंदन, वृंद, रसनिधि, विक्रम शाही और राम सहाय दास, ये सभी जो है वो सतसैयाकार के नाम से जाने जाते हैं। कौन कौन से? बिहारी, मतीराम, इन्होंने सबने सतसैया लिखी है। बिहारी, मतीराम, भूपति, चंदन, वृंद, रसनिधि, विक्रम शाही और राम सहाय दास ने। आगे देखेंगे, इसमें संदेह नहीं कि काव्य रीति का सम्यक समावेश पहल आचार्य केशव ने ही किया था। यानी कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि काव्य रीति का सम्यक जो समावेश है पहल किसने किया था? आचार्य केशव ने किया था। पर हिंदी में रीति ग्रंथों की अविरल और अखंडित परंपरा का प्रवाह केशव की कवि प्रिया के प्राय 50 वर्ष पीछे चला, और वह भी एक भिन्न आदर्श को लेकर, केशव के आदर्श को लेकर नहीं। यह कथन किसका है? तो यह कथन शुक्ल जी का है केशवदास जी के बारे में, जो कहते हैं कि इसमें कोई संदेह नहीं कि काव्य रीति का सम्यक समावेश पहल कहाँ हुआ था? आचार्य केशव ने ही किया था। पर हिंदी में रीति ग्रंथों की अविरल और अखंडित परंपरा का प्रवाह केशव की कवि प्रिया के प्राय 50 वर्ष पीछे चला, और वह भी एक भिन्न आदर्श को लेकर। ठीक है, केशव के आदर्श को लेकर नहीं, ऐसा शुक्ल जी केशवदास जी के बारे में कहते हैं। वही कृपाराम कृत हित तरंगिनी, हित तरंगिनी किसकी रचना है? कृपाराम की है। और ये किससे संबंधित है? तो ये श्रृंगार एवं नायक नायिका भेद विवेचना से संबंधित है। कृपाराम की हित तरंगिनी किससे? श्रृंगार एवं नायक नायिका भेद विवेचना से। वही श्रृंगार निरूपक ग्रंथ श्रृंगार सागर के रचयिता कौन है? तो श्रृंगार सागर के रचयिता है मोहन लाल मिश्र जी, जो कि श्रृंगार निरूपक ग्रंथ है श्रृंगार सागर। श्रृंगार से आप याद रख ही सकते हैं कि श्रृंगार निरूपक ग्रंथ है किसका है? तो मोहन लाल मिश्र जी का है। वही अलंकार ग्रंथ कर्णाभरण, श्रुति भूषण, भूपभूषण, इन सभी ग्रंथों के रचयिता कौन है? तो कर्नेश कवि रचयिता है अलंकार ग्रंथ कर्णाभरण, श्रुति भूषण और भूपभूषण के कर्नेश कवि। वही हिंदी का पहला नीति निरूपक ग्रंथ माना जाता है। कौन माना जाता है पहला रीति निरूपक ग्रंथ हिंदी का? तो कृपाराम कृत हित तरंगिनी मानी जाती है, जो कि हिंदी का पहला रीति निरूपक ग्रंथ है कृपाराम की हित तरंगिनी, जिसका समय है 1541 ईस्वी। कृपाराम की हित तरंगिनी का समय है 1541 ईस्वी। वही आखिन मूंदीवे के मिस आनी अचानक पीठी उरोज लगावे, पंक्ति किसकी है? तो यह चिंतामणि की पंक्ति है, जो कहते हैं आखिन मूंदीवे के मिस आनी अचानक पीठी उरोज लगावे। वही डार द्रुम पालना बहौना नव पल्लव के, सुमन झंगूला सोहे तन छवि भारी दे, ये पंक्तियां किसकी है? तो पंक्तियां देव की है, जो कहते हैं डार द्रुम पालना बिहौना नव पल्लव के, सुमन झंगूला सो है तन छवि भारी दे। अगला है आवत जाता राजा के लोगा, मूर्तिधारी मानहु भोगा, यह पंक्तियां किसकी है? तो पंक्तियां केशवदास जी की है, जो कहते हैं आवत जाता राजा के लोगा, मूर्तिधारी मानहु भोगा। आगे देखेंगे, नाही नाही करे थोरी मांगे सब देन कहे, मंगन को देखी यह देत बार बार है, यह पंक्ति किसकी है? तो ये पंक्ति सेनापति की है, जो कहते हैं नाही नाही करे थोरी मांगे सब देन कहे, मंगन को देखी यह देत बार बार है। अगला है, कै तो करो कोई
पै करम लिखोई ताते, दूसरी ना होई उर सोई ठहराइए। यह भी पंक्तियां सेनापति की है। वहीं भाषा वर्णन में प्रथम तुक चाहिए विशेषी, उत्तम मध्य अधम सो तीन भांति को लेखी। ये पंक्तियां किसकी है? तो भिखारी दास जी की है, जो कहते हैं भाषा वर्णन में प्रथम तुक चाहिए विशेषी, उत्तम मध्यम अधम सो तीन भांति को लेखी। वही किस कवि की कविता की हृदय वेधकता को लक्ष्य करके उसे नावक के तीर कहा गया है? तो बिहारी को ही कहा गया है कि क्या है? नावक के तीर है। वही देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर उक्ति को किस कवि के दोहे ने चरितार्थ किया है? तो बिहारी के लिए ऐसा कहा जाता है, बिहारी के दोहे ने ही इस प्रकार के भाव को चरितार्थ किया है कि देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। बिहारी के दोहे देखने में छोटे जरूर लगते हैं, पर क्या करते हैं? बहुत गहराई से छाप छोड़ जाते हैं अपनी। कहते हैं ऋतु वर्णन के लिए रीतिकाल का प्रसिद्ध कवि कौन था? तो ऋतु वर्णन के लिए सेनापति सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है रीतिकाल में। वही काव्य की रीति सिख्यो सु कविन्न सो पंक्ति किसकी है? तो ये भिखारी दास की पंक्तियां जो कहते हैं काव्य की रीति सिख्यो सु कविन्न सो, भिखारी दास की पंक्तियां हैं। वही रीतिकाल की लक्ष्य ग्रंथ परंपरा के प्रवर्तक कौन है? तो केशव दास है। रीतिकाल की लक्षण ग्रंथ परंपरा के प्रवर्तक कौन? केशव दास। आगे देखेंगे रीति युग के काव्य में प्राय इस युग का सामाजिक जीवन प्रतिबिंबित होता हुआ नहीं मिलता है। इसका प्रमुख कारण है क्या? दरबारी जीवन संस्कृति, जिसके कारण इस युग का सामाजिक जीवन प्रतिबिंबित होता हुआ नहीं मिलता है, क्योंकि दरबारी जीवन के कारण, दरबारी संस्कृति के कारण। वही किस आलोचक ने रीतिकालीन कवियों पर भाषा में मिश्रण करने एवं व्याकरण के नियमों की अवहेलना करने का दोष लगाया है? तो आचार्य शुक्ल जी ने रीतिकालीन कवियों पर भाषा में मिश्रण करने एवं व्याकरण के नियमों की अवहेलना करने का दोष लगाया है। वही रीति मुक्त कवियों में सर्वप्रधान कवि कौन है? तो घनानंद रीति मुक्त कवियों में सबसे ज्यादा प्रधान माने जाते हैं। कौन? घनानंद। वही रामचंद्रिका का प्रणयन केशव दास ने किस ग्रंथ की प्रतिस्पर्धा में किया था? तो रामचरितमानस की प्रतिस्पर्धा में केशव दास जी ने रामचंद्रिका का प्रणयन किया था, ये ग्रंथ लिखा था। वही रामचंद्रिका का मूलाधार क्या है? तो वाल्मीकि रामायण है। रामचंद्रिका का मूलाधार क्या है? वाल्मीकि रामायण। वही रीतिकाल का वह लोकप्रिय कवि कौन है जिसने कोई लक्षण ग्रंथ तो नहीं लिखा, परंतु जिसका एकमात्र ग्रंथ लक्षणों के उदाहरणों के लिए स्वीकार किया जाता है? तो बिहारी है वो। तो बिहारी ही ऐसे कवि हैं, इतने लोकप्रिय है बिहारी, कि जिसने कोई लक्षण ग्रंथ तो बिहारी ने नहीं लिखा, परंतु इनका एकमात्र ग्रंथ जो बिहारी सत्सई है, लक्षणों के उदाहरणों के लिए प्रयोग किया जाता रहा है बराबर। वही मध्यकाल में रामचरितमानस के बाद किस ग्रंथ को साहित्यिक लोकप्रियता प्राप्त हुई है? तो बिहारी सत्सई को मध्यकाल में रामचरितमानस के बाद सबसे ज्यादा लोकप्रियता प्राप्त हुई है। किसे? बिहारी सत्सई को। वही घनानंद का सर्वाधिक प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है? तो सुजान सागर घनानंद का सर्वाधिक प्रसिद्ध ग्रंथ है। कौन सा? सुजान सागर। अगला है रीतिकालीन काव्य में लोक जीवन के अभाव का कारण क्या है? तो दरबारी जीवन ही है जिसने लोक जीवन का अभाव कर दिया रीतिकालीन काव्य में। ठीक है, लोक जीवन बिल्कुल नहीं मिलता है रीतिकालीन काव्यों में, और इसका कारण क्या है? दरबारी जीवन। वही रीतिकाल में प्रचुर मात्रा में प्रबंध काव्य लिखे गए, किंतु किस कारण प्रसिद्धि पाने में से वंचित रह गए? तो मुक्तक काव्यों की लोकप्रियता के कारण रीतिकाल में प्रचुर मात्रा में प्रबंध काव्य तो लिखे गए, किंतु प्रसिद्ध नहीं हो पाए। किस कारण से? मुक्तक काव्यों की लोकप्रियता के कारण से प्रबंध काव्य इतने अधिक प्रसिद्ध नहीं हो पाए। वही जिन कवियों ने शास्त्रीय ढंग पर लक्षण उदाहरण प्रस्तुत करके अपने ग्रंथों की रचना की है, वे क्या कहलाते हैं? तो वे कहलाते हैं रीतिबद्ध कवि। रीतिबद्ध कवियों ने क्या किया? शास्त्रीय ढंग पर लक्षण उदाहरण प्रस्तुत करके अपने ग्रंथों की रचना की थी। वही जिन कवियों ने लक्षण और उदाहरण शैली पर काव्य सृजन तो नहीं किया, किंतु रचना करते समय उनका झुकाव जरूर लक्षण ग्रंथों पर रहा, ऐसे कहलाते हैं कवि रीति सिद्ध कवि। यानी कि इन्होंने लिखा तो नहीं, कोई काव्य लक्षण उदाहरण शैली पर काव्य सृजन तो नहीं किया, हाँ, किंतु क्या है, उनका झुकाव लक्षण ग्रंथों पर जरूर रहा, तो ऐसे कवि रीति सिद्ध कवि कहलाते हैं। वही 1676 ईस्वी के आसपास ब्रजभाषा व्याकरण किसने लिखा? तो मिर्जा खां ने लिखा था ब्रजभाषा व्याकरण 1676 ईस्वी के आसपास। किसने? मिर्जा खां ने। वही प्रमुख रीतिबद्ध कवि देखे हम तो कौन कौन से हैं? तो चिंतामणि, मतीराम भूषण, जसवंत सिंह, कुलपति मिश्र, देव, रसलीन, भूपति, मंडन, कालिदास त्रिवेदी, दूल्हा, पद्माकर,
बेनी प्रवीण, ग्वाल, भिखारी दास, चंद्रशेखर वाजपेयी आदि ये सभी कवि क्या हैं? रीतिबद्ध कवि। एक बार हम फिर से देख लेंगे। चिंतामणि, मतीराम, भूषण, जसवंत सिंह, कुलपति मिश्र, देव, रसलीन, भूपति, मंडन, कालिदास त्रिवेदी, दूल्हा, पद्माकर, बेनी प्रवीण, ग्वाल, भिखारी दास और चंद्रशेखर वाजपेयी। तो इस प्रकार अपने संपूर्ण रीतिकाल को 4 भागों में पूरा पढ़कर समाप्त कर लिया है। अगली कक्षा में हम आधुनिक काल से पढ़ना प्रारंभ करेंगे, जिसमें हम सबसे पहले भारतेंदु युग को पढ़ेंगे। तो इसी प्रकार से आगे की वीडियोस को देखने के लिए चैनल के साथ बने रहिए। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए। सब्सक्राइब नहीं किया हो, चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर ले, ताकि इसी प्रकार की वीडियोस आपको बराबर मिलती रहे। बेल आइकन को प्रेस कर दे और लोगों के साथ भी शेयर कीजिए। तो चलिए मिलती हूँ अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।